हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का पाठ 2 मियाँ नसरुद्दीन। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 गुजरात में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय, सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम, हशमत, शब्दों के आलोक में इत्यादि हैं। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत रिष्ट तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। इसमें मियाँ नसरुद्दीन अपनी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें खानदानी महारत को बताते हैं। वे अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। एक दोपहर जब लेखिका घूमते घूमते अचानक जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले के एक अंधेरी दुकान के पास आती हैं, तो पता चलता है कि वो खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। उन्हें यह भी पता चला कि मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। लेखिका के प्रश्न पूछने पर मियाँ नसरुद्दीन समझ जाते हैं कि वे एक पत्रकार हैं। फिर भी वे उनके प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ देते हैं। लेखिका को यह भी बताते हैं कि यह उनका खानदानी पेशा है। बादशाह के दरबार में भी उनके पूर्वजों ने काम किया है। लेखिका के यह पूछने पर कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ उनके बुजुर्गों ने काम किया था, मियाँ थोड़े खिसिया उठे। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती थी, लेकिन मियाँ के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने इस विषय को न छेड़ना ही उचित समझा। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि मियाँ नसरुद्दीन के पास लेखिका बैठी हैं और उनसे तरह तरह के प्रश्न कर रही हैं। बातों बातों में यह भी पता चला कि मियाँ अपने शागिर्दों का बहुत सम्मान करते हैं।
वे उन्हें समय पर उचित वेतन देते हैं। इस प्रकार मियां नसरुद्दीन के रोटियां बनाने की कला तथा उनके पेशे के प्रति समर्पण देखकर लेखिका बहुत प्रभावित हुई। अब आइए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। नानबाई तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला। काइयाँ माने चालाक। पेशानी यानी मस्तक। अखबार नवीस यानी पत्रकार। खुराफात यानी शरारत। इल्म माने जानकारी, ज्ञान या विद्या। और नगीना साज यानी नगीना जड़ने वाला। मीना साज मीनाकारी करने वाला। रंगरेज कपड़ा रंगने वाला। वालिद पिता। अख्तियार करना अपनाना। मरहूम जिनकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर यानी क्षण भर। नसीहत माने शिक्षा। बजा फरमाना यानी ठीक बात करना। शागिर्द माने शिष्य। परवान करना उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात यानी कक्षा या श्रेणी। रुखाई माने उपेक्षित भाव। तरेरा यानी घूर कर देखा। रुमाली एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। जहमत उठाना यानी तकलीफ या झंझट या कष्ट। और मजमून यानी मामला या विषय। अब देखिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। यह उनका खानदानी पेशा है। यह कला उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनकी रोटियां तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती हैं, इसीलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थीं? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास उनके हुनर को जानने के लिए गई थी। उन्होंने मियां के बारे में बहुत कुछ सुना था। एक पत्रकार होने के नाते वह उनकी कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उन्हें प्रकाशित करना चाहती थीं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों कम होने लगी? बादशाह की, इसका उत्तर देखिए, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी इसलिए कम होने लगी क्योंकि मियां ने सारी बातें बुजुर्गों के मुंह से सुनी थी। सच्चाई ये थी कि उन्होंने कभी किसी बादशाह के यहाँ काम किया ही नहीं था, तभी तो वे लेखिका के पूछने पर बता नहीं सके कि उन्होंने बादशाह के यहाँ कौन सी पकवान बनाई थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजूमन न छेड़ने का फैसला किया। इसके पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, लेखिका मियां नसरुद्दीन के खानदान और उनसे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन मियां लेखिका के सवालों से ऊब चुके थे। उन्हें लगता था कि पत्रकार लोग निठल्ले होते हैं। बादशाह वाले प्रसंग में लेखिका के यह पूछने पर कि उन्होंने बादशाह को कौन सी पकवान बनाकर खिलाई थी, मियां ने बातचीत को टाल दिया। उनकी आवाज़ में रुखाई आ गई। लेखिका ने जब यह पूछा कि कौन से बादशाह के यहाँ काम करते थे तो मियां खीज उठे। उन्होंने अपने कारीगर को आवाज़ लगाई और बोले, अरे ओ बब्बन मियां, भट्टी सुलगा लो तो काम से निपटें। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मियां के चेहरे में आए भाव से उन्हें समझ में आ गया कि अगर वो इससे ज़्यादा कुछ और पूछेंगी तो शायद वो उन्हें जाने के लिए कह देंगे। इसीलिए उन्होंने इस मजूमन को न छेड़ना ही उचित समझा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा?
पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग जो है सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद पाठ का सारांश, फिर कठिन शब्द को 3 बार लिखिएगा, उसके बाद शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।